आज की हमारी बातचीत एक ऐसे विचार से शुरू हो रही है जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। हम्म। किसी भी अच्छी सॉफ्टवेयर टीम में क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए टीम का असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि उन्हें कोई भी गड़बड़ी या बग ना मिले। हाँ, सुनने में जरूर अजीब लगता है ना। ऐसा लगता है कि हम कह रहे हैं कि टेस्टर्स का काम है अपने आप को बेरोजगार बनाना। बिल्कुल। लेकिन यही एक तरह से एक बेहतरीन टेस्टिंग रणनीति की नींव है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो हमें सॉफ्टवेयर क्राफ्टमैनशिप पर एक किताब के एक अध्याय से मिली है। अच्छा। ये पूरी सोच इस बात पर टिकी है कि हम क्वालिटी को कैसे देखते हैं। क्या ये कोई आखिरी चेकिंग वाला काम है, या फिर या बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक पहले दिन से। तो हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक मजबूत टेस्टिंग स्ट्रैटेजी इस नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य को पाने की कोशिश करती है, और इसके लिए हम टेस्ट ऑटोमेशन पिरामिड नाम के एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाँ, जो इस पूरी प्रक्रिया का एक तरह से लक्ष्य है। तो चलिए इसके लिए की दीवारें बनाना शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसी बात पर आते हैं, क्यूए को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्यूए टीम की जरूरत ही खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनकी भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। बस वो थोड़ी बदल जाती है। कैसे? इसका असली मतलब ये है कि पूरी डेवलपमेंट टीम की सोच में एक बुनियादी बदलाव आना चाहिए। उनका लक्ष्य सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होना चाहिए जिसमें कोई कमी हो ही नहीं। अच्छा, तो क्वालिटी किसी एक टीम की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। सही पकड़ा, सबकी जिम्मेदारी। मतलब अगर क्यूए को कोई बग मिलता है तो उसे एक रूटीन चीज नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक जब क्यूए टीम को कोई बग मिलता है तो डेवलपमेंट टीम को हैरान हो जाना चाहिए। हैरान? हाँ, हैरान। ये एक तरह की असफलता है। उन्हें सिर्फ उस बग को ठीक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रोसेस में क्या कमी रह गई थी कि ये बग यहाँ तक पहुँच गया। तो ये रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना है। बिल्कुल। ये एक प्रतिक्रियात्मक सोच से एक सक्रिय मतलब प्रोएक्टिव सोच की ओर बदलाव है। और ये सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है। यही वो चीज है जो एक औसत टीम को एक बेहतरीन टीम से अलग करती है। और ये उस पारंपरिक टकराव को भी खत्म करता है जहां डेवलपर कुछ बनाकर दीवार के पार क्यूए टीम की तरफ फेंक देते हैं। हाँ, और क्यूए वाले उसमें गलतियां निकालते हैं। वो वाली सोच खत्म हो जाती है। तो इस नई दुनिया में क्यूए का रोल क्या है? सोर्स कहता है कि इस नई दुनिया में क्यूए की दो सबसे बेहतरीन भूमिकाएं हैं। पहली है स्पेसिफायर स्पेसिफायर? और दूसरी कैरेक्टराइजर। ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। क्या हम इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए हम एक ई कॉमर्स शॉपिंग कार्ट बना रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो देखिए, स्पेसिफायर की भूमिका में क्यूए टीम बिजनेस टीम के साथ बैठेगी और तय करेगी कि कार्ट को कैसे काम करना चाहिए। जैसे? जैसे जब कोई ग्राहक ऐड टू कार्ट पर क्लिक करे तो आइटम कार्ट में जुड़ जाना चाहिए और कार्ट का टोटल अपडेट हो जाना चाहिए। और फिर वो डेवलपर्स के साथ मिलकर इसी जरूरत के लिए एक ऑटोमेटेड टेस्ट बनाएंगे। अच्छा, तो वो टेस्ट ही अब सिस्टम का स्पेसिफिकेशन या नियम बन गया। बिल्कुल। और कैरेक्टराइजर के रूप में? कैरेक्टराइजर की भूमिका में क्यूए ये देखेगा सिस्टम असल में कैसा व्यवहार कर रहा है। वो खोजबीन करेंगे। अगर मैं एक ही सेकंड में 10 बार ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूं तो क्या होता है, या अगर मैं कार्ट में -1 आइटम डालने की कोशिश करूं तो, या अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन आइटम जोड़ने के ठीक बीच में चला जाए तो। अच्छा, तो यहाँ वो नियमों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं बल्कि सिस्टम जैसा है उसे पहचान रहे हैं। हाँ, उसे पहचान रहे हैं और उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। एक भूमिका नियम बनाने की है, दूसरी हकीकत का पता लगाने की। समझ गई। ठीक है, तो इस पूरी सोच को हकीकत में बदलने का जो नक्शा है, यानी टेस्ट ऑटोमेशन पिरामिड, उस पर आते हैं। हाँ। इसे एक गाइड की तरह सोचिए जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा होता है। हाँ, और इसका आकार ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जो टेस्ट सबसे नीचे हैं वे संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं और उन्हें चलाना बहुत सस्ता होता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं, टेस्ट की संख्या कम होती जाती है, वे धीमे हो जाते हैं और महंगे भी होते जाते हैं, है ना? हाँ, और महंगे भी। इस पूरी संरचना का एक ही मकसद है, डेवलपर्स को जल्द से जल्द और लगातार फीडबैक देना, ताकि गड़बड़ी बनते ही पकड़ में आ जाए, इससे पहले कि वो बड़ी और महंगी समस्या बन जाए। तो इस पिरामिड की परतें क्या हैं, नीचे से ऊपर की ओर? नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले हैं यूनिट टेस्ट, फिर कंपोनेंट टेस्ट, उसके ऊपर इंटीग्रेशन टेस्ट, फिर सिस्टम टेस्ट, और सबसे ऊपर जहां इंसान की भूमिका आती है वो है मैन्युअल एक्सप्लोरेटरी टेस्ट। और हर परत का एक खास मकसद होता है।
वो एक दूसरे की जगह नहीं लेते बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। चलिए, तो पिरामिड की नींव से शुरू करते हैं। यूनिट टेस्ट। सोर्स कहता है कि इन्हें प्रोग्रामर लिखते हैं और वे प्रोडक्शन कोड लिखने से पहले इन्हें लिखते हैं। एक मिनट, कोड लिखने से पहले टेस्ट? हाँ, ये तो गाड़ी के आगे घोड़ा रखने जैसा नहीं हुआ? ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये सच में थोड़ा उल्टा लगता है। इस तकनीक को टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या TDD कहा जाता है। TDD? हाँ, डेवलपर पहले एक छोटा सा टेस्ट लिखता है जो उस फीचर को टेस्ट करता है जो अभी बना नहीं है। जाहिर है जब वो टेस्ट चलाएगा तो वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो सिर्फ उतना ही कोड लिखता है जितने से वो टेस्ट पास हो जाए। ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इससे फायदा क्या है? इससे ये पक्का हो जाता है कि कोड का हर छोटा हिस्सा वही काम कर रहा है जो उससे उम्मीद की जा रही है और कुछ भी फालतू नहीं लिखा गया है। और ये बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। हाँ, ये पिरामिड का आधार है। सोर्स में कहा गया है कि इन टेस्ट का लक्ष्य लगभग 100% ट्रू कवरेज होना चाहिए। मतलब कोड की हर लाइन, हर कंडीशन इन टेस्ट के जरिए परखी जानी चाहिए। बिल्कुल। ये इतने तेज होते हैं कि एक डेवलपर हजारों यूनिट टेस्ट कुछ ही सेकंड में चला सकता है। अगर कुछ भी टूटता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि समस्या ठीक कहां पर है। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट कोड के सबसे छोटे हिस्सों, मान लीजिए ईंटों को संभालते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ ईंटों का कलेक्शन नहीं है, उसे कोई असली काम भी करना होता है। हाँ, कोई बिजनेस की जरूरत पूरी करनी होती है। तो हम ये कैसे जांचते हैं? वहीं पर पिरामिड की अगली परत कंपोनेंट टेस्ट काम आती है। ये सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए लिखे जाते हैं और बिजनेस के नियमों को परखते हैं। हमारे शॉपिंग कार्ट वाले उदाहरण में इसका क्या मतलब हुआ? तो उस उदाहरण में एक कंपोनेंट टेस्ट ये जांचेगा कि जब एक यूजर 100 रुपए की एक किताब और 50 रुपए का एक पेन कार्ट में डालता है तो क्या कार्ट का टोटल सही 150 रुपए दिखाता है। अच्छा, और इन्हें कौन लिखता है? क्या ये भी डेवलपर ही लिखते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इन्हें QA और बिजनेस टीम डेवलपर्स की मदद से लिखती हैं। ओह, ये स्पेसिफायर वाली भूमिका का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां QA बिजनेस की जरूरतों को सीधे सीधे टेस्ट में बदल रहा है। और इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि बिजनेस के लोग भी इन्हें पढ़ और समझ सके? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुकुम्बर या JBehave जैसे टूल इस्तेमाल होते हैं। ये टूल क्या करते हैं? ये ऐसे टूल हैं जो टीमों को सादी अंग्रेजी जैसी भाषा में टेस्ट लिखने में मदद करते हैं। तो टेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा: गिवन अ यूजर हैज एन एम्प्टी कार्ट, व्हेन दे ऐड अ बुक वर्थ 100, देन द कार्ट टोटल शुड बी 100। अच्छा, इससे डेवलपर और बिजनेस वाले दोनों एक ही बात समझ पाते हैं? बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक ये टेस्ट सिस्टम का लगभग 50% हिस्सा कवर करते हैं और ज्यादातर हैप्पी पाथ यानी सामान्य स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट ने ईंटें जांची, कंपोनेंट टेस्ट ने ये देखा कि दीवारें सही बन रही हैं और बिजनेस के नियम फॉलो हो रहे हैं। लेकिन एक इमारत में कई कमरे होते हैं और उनके बीच पानी के पाइप और बिजली के तार भी होते हैं। हाँ, हम ये कैसे जांचते हैं कि सब कुछ आपस में सही से जुड़ा है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और यहीं पर पिरामिड की तीसरी परत इंटीग्रेशन टेस्ट आती है। सोर्स में इन्हें मजाकिया तौर पर कोरियोग्राफी टेस्ट या प्लम्बिंग टेस्ट कहा गया है। प्लम्बिंग टेस्ट? हाँ, ये जांचते हैं कि सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ ठीक से डांस कर रहे हैं या नहीं। क्या शॉपिंग कार्ट कंपोनेंट पेमेंट गेटवे कंपोनेंट से सही से बात कर पा रहा है? तो मतलब क्या उनके बीच का कनेक्शन ठीक से काम कर रहा है? बिल्कुल, ये प्लम्बिंग की तरह है। क्या पाइप सही से जुड़े हैं और पानी बह रहा है? और ये बिजनेस के नियमों को नहीं जांचते? नहीं, इनका ध्यान सिस्टम के आर्किटेक्चरल ढांचे पर होता है। इन्हें अक्सर सिस्टम आर्किटेक्ट या लीड डिजाइनर लिखते हैं। और ये धीमे होते होंगे? हाँ, क्योंकि ये कई कंपोनेंट्स को एक साथ चलाते हैं, ये धीमे होते हैं। इसलिए इन्हें हर कोड बदलाव के साथ नहीं चलाया जाता, बल्कि अक्सर रात में या हफ्ते में एक बार चलाया जाता है। ये पिरामिड का लगभग 20% हिस्सा है। ठीक है, अब हम पिरामिड में और ऊपर आते हैं। इसके बाद है सिस्टम टेस्ट। अब तक तो लगता है हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया। ये क्या करते हैं? ये एक आम सवाल है। सिस्टम टेस्ट पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम पर चलने वाले ऑटोमेटेड टेस्ट हैं। इन्हें अंतिम इंटीग्रेशन टेस्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है ना? हाँ, इनका काम सिस्टम के निर्माण की जांच करना है, न कि उसके व्यवहार की। व्यवहार की जांच को पिरामिड के निचले स्तरों पर पहले ही विस्तार से हो चुकी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, निर्माण की जांच व्यवहार की नहीं? मुझे ये थोड़ा समझाइए। मतलब एक सिस्टम टेस्ट ये नहीं जांचेगा कि क्या सही ब्याज दर की गणना की गई है, क्योंकि वो काम कंपोनेंट टेस्ट में हो चुका है। बिल्कुल। इसके बजाय वो ये जांचेगा कि क्या पूरा सिस्टम एक साथ सही से डिप्लॉय हुआ है।
क्या यूजर इंटरफेस डेटाबेस से डेटा प्राप्त करके उसे सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता है? अच्छा, तो ये बस ये कंफर्म करते हैं कि सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है और चल रहा है। हाँ, बस इतना ही। ये सिस्टम का सिर्फ 10% हिस्सा ही कवर करते हैं। अब हम पिरामिड के शिखर पर पहुंच गए हैं। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड नहीं है। यहाँ इंसान की भूमिका आती है। मैनुअल एक्सप्लोरेटरी टेस्ट। सही कहा। इसकी तस्वीर कुछ ऐसी है, एक इंसान कीबोर्ड पर हाथ रखे हुए और अपनी आंखों से स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर को परख रहा है। यहीं पर इंसानी रचनात्मकता, जिज्ञासा और अनुभव की भूमिका आती है, और ये सीधे सीधे क्यूए की कैरेक्टराइजर वाली भूमिका से जुड़ता है। मतलब ऐसे अजीब व्यवहार खोजना जो ऑटोमेटेड टेस्ट नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल। ऑटोमेटेड टेस्ट सिर्फ वही खोज सकते हैं जो आप उन्हें खोजने के लिए कहते हैं। वे अनपेक्षित चीजों को नहीं खोज सकते। तो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट को फॉलो करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम की खोज करना है। एक टेस्टर सोच सकता है, क्या होगा अगर मैं ये करूं? सिस्टम कैसे प्रतिक्रिया देगा? कोई उदाहरण है आपके पास? मुझे याद है, एक बार हम एक फूड डिलीवरी ऐप टेस्ट कर रहे थे। एक टेस्टर ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपना डिलीवरी एड्रेस ठीक उसी पल बदल दूं जब राइडर खाना उठा रहा हो? ओह। ऑटोमेटेड टेस्ट ने ये कभी नहीं सोचा था, पर इस एक सवाल ने सिस्टम में एक बड़ी कमी को उजागर कर दिया। यही एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की ताकत है। सोर्स में एक और मजेदार आइडिया भी दिया गया है, 1 या 2 दिन का बग हंटिंग सेशन। हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है अलग अलग दृष्टिकोण पाने का। इसमें मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रोग्रामर, टेस्टर, मतलब हर तरह के लोग शामिल होते हैं। ये देखने के लिए कि क्या वे सिस्टम को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। एक मैनेजर सिस्टम का इस्तेमाल एक डेवलपर से बहुत अलग तरीके से करेगा। एक सेक्रेटरी उन चीजों पर ध्यान दे सकता है जो एक टेस्टर शायद नजरअंदाज कर दे। तो इसका लक्ष्य कवरेज साबित करना नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य है रचनात्मक रूप से जितनी संभव हो उतनी खासियतें खोजना। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत को समेटे तो क्यूए को कुछ नहीं मिलना चाहिए वाला लक्ष्य कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे पाने के लिए एक अनुशासित परत दर परत रणनीति की जरूरत होती है, जिसका नक्शा टेस्ट ऑटोमेशन पिरामिड हमें दिखाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है। अच्छा। डेवलपर यूनिट टेस्ट से बुनियाद रखते हैं, क्यूए और बिजनेस कंपोनेंट टेस्ट से दीवारें बनाते हैं, आर्किटेक्ट इंटीग्रेशन टेस्ट से प्लम्बिंग चेक करते हैं, और अंत में पूरी टीम मिलकर घर में रहकर देखती है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है। बिल्कुल सही। और जब इस तरह से काम किया जाता है तो क्यूए टीम सच में बग्स ढूंढने के बजाय स्पेसिफिकेशन को बेहतर बनाने और सिस्टम की गहराई से खोज करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। हाँ, उनका काम ज्यादा मूल्यवान और संतोषजनक हो जाता है। सही बात है। और ये पूरी टेस्ट की श्रृंखला लगातार फीडबैक देती है, जिससे सिस्टम साफ सुथरा रहता है और टीम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ पाती है। पिरामिड का हर स्तर एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है, और एक साथ मिलकर वे एक बहुत मजबूत ढांचा बनाते हैं। हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी हर चरण में बनी रहे। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में उस बग हंटिंग दिन का जिक्र है जहां मैनेजर और सेक्रेटरी जैसे नॉन टेक्निकल लोग भी शामिल होते हैं। एक सॉफ्टवेयर टीम अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल में आसानी यानी यूजेबिलिटी के बारे में क्या कुछ नया सीख सकती है जब वो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देती है जो इंजीनियर की तरह नहीं सोचता।